हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे और जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी हेल्पफुल आपके लिए होंगे। और बात करते हैं आने वाले एग्जाम यानी बिहार दरोगा, बीपीएससी मेंस यानी कई सारे एग्जाम जो भी है उसमें जो करंट अफेयर यानी स्टैटिक जीके जो पूछे जाते हैं उसके लिए आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन के साथ। तो चलिए आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। तो कमज़ोर होते हैं वे लोग जो सिकवा किया करते हैं। कमज़ोर होते हैं वे लोग जो सिकवा किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। उगा उगा करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। तो दोस्तों, ये है यानी कि कठोर परिश्रम का परिणाम। जो अत्यंत और कठोर परिश्रम करते हैं जरूर एक ना एक दिन सक्सेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा की गई। यह कौन सा संस्करण है? तो यह जो घोषणा किया गया है वैश्विक शांति सूचकांक की, तो यह कौन सा संस्करण है? तो बात करते हैं यह 15वां संस्करण है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक जो यह जारी किया जाता है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो बात करते हैं, तो यह सूचकांक जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित किया जाता है। ये जो बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा यह जारी किया जाता है, जो कि सिडनी के द्वारा घोषित किया जाता है। यह सूचकांक की बात करें तो यह 15वां सूचकांक है। और वहीं बात करते हैं जीपीआई वैश्विक शांति का दुनिया प्रमुख उपाय है, यानी कि वैश्विक शांति की बात करें तो दुनिया का प्रमुख उपाय है। और यह सूचकांक की बात करें तो 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यानी कि बात करते हैं वहाँ के देशों के शांति और कई मुद्दे यानी उनकी स्थितियों के अनुसार वहाँ के रैंक उसका जारी किया जाता है। बात करते हैं इस रिपोर्ट की शांति के रुझानों और इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक की सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और वहीं बात करते हैं ग्लोबल की, तो यानी कि विश्व की बात करते हैं तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है और वही बात तो 2008 से इसकी स्थिति में है। और वही बात करते हैं आइसलैंड की, तो यह विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है, जो कि 2022 यानी कि 2008 से ही इसकी स्थिति अभी तक बनी हुई है, जो कि शांति के मामले में नंबर 1 पे है। 2008 से ही बना हुआ है। जानिए तो यह देश कितना अच्छा है जो कि शांति के मामले में 1 नंबर पर अभी तक बना हुआ है। और बात करते हैं यही न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवेनिया द्वारा सूचकांक के शीर्ष पर शामिल हो गया है। यानी कि बात करते हैं न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्लोवेनिया द्वारा सूचकांक के शीर्ष पर शामिल हो गया है। वहीं बात करते हैं अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश की बात करते हैं अफगानिस्तान अब तक में रहा है। और इसके बाद बात करते हैं अमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। इसके बाद अमन जो बात करते हैं अफगानिस्तान की बाद अमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। वहीं बात करते हैं दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया के 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और इस क्षेत्र में 5वां क्षेत्र यानी कि देश बन गया है। वहीं बात करते हैं यानी कि बात करते हैं तो भारत की दक्षिण एशिया में बात करें तो 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। और वहीं बात करते हैं कि यह अब इस क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत 5वां देश बन गया है। यानी कि दुनिया में बात करते हैं तो 135वां देश है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात करते हैं तो यह 5वां देश बना हुआ है। वहीं बात करते हैं इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण रूप से नामित किया गया। यानी कि इस क्षेत्र दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो भूटान पहले और बात करते हैं तो नेपाल दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं बात करते हैं 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में बांग्लादेश को 163 देशों में 91वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि भारत से भी शांतिपूर्ण देश बांग्लादेश है। और वहीं बात करें यानी कि बांग्लादेश की बात करें तो यह भारत से भी है। और यह बात करें तो बांग्लादेश भारत के पोते हैं। देखिए पोते कितने आगे निकल चुके हैं। यही सूची के अनुसार से बात करते हैं बांग्लादेश दक्षिण एशियाई में तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। वहीं श्रीलंका की बात करते हैं 2020 से 19 पायदान नीचे गिरकर इस साल रैंकिंग में विश्व स्तर पर 95वें स्थान दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर आ गया है। तो यह सब यानी कि बात करते हैं तो जितने भी पड़ोसी देश हैं सब भारत से अच्छे रैंकिंग में है। वहीं बात करते हैं दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण में सबसे बड़ा
सुधार बात करें पाकिस्तान में हुआ है, तो ये नल्ला जो है यानी कि नालायक जो है ये सबसे ज़्यादा सुधार कर लिए हैं, जो पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर उठकर वैश्विक स्तर से 150वें और इस क्षेत्र में छठे स्थान पर रहा है। तो बात करते हैं वैश्विक स्तर के पायदान पर, ये भारत से भी पीछे है, ये कभी भारत से आगे नहीं निकल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, अगर कोई लड़का खुद की शक्ल देखकर बार बार मुस्कुरा रहा हो तो समझ लेना वो बहुत शांति है, यानी कि समझ लेना कि वह बहुत शांतिपूर्ण हुआ लड़का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है। तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है प्यूमा ने, तो प्यूमा की बात करते हैं युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं एक दशक से अधिक समय में से ब्रांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि बात करते हैं युवराज सिंह की, तो यह एक दशक से अधिक समय से इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं। और वही बात करते हैं क्रिकेट से फास्ट लेन की ओर बढ़ते हुए युवराज सिंह अब भारत में प्यूमा मोटर्स स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में एक नए अवतार में दिखाई देंगे, जो तेज कारों और खेल से प्रेरित फैशन के लिए अपने जुनून का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ युवराज थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे दिग्गजों की ब्रांड एम्बेसडर की वैश्विक लीग में शामिल हो गए हैं। तो बात करते हैं युवराज सिंह की, देख सकते हैं आप ये युवराज सिंह है और ये प्यूमा का जो है शूज़ को उछलते हुए दिखाया गया है, जो इसका ब्रांड एम्बेसडर यानी कि इसके साथ साझेदारी किया है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में किस सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और विस्तार से। अब मध्य प्रदेश के बारे में पूछते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हाल ही में किन किन स्थानों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, यानी कि 2 स्थान इसमें स्थान है मध्य प्रदेश की, तो उनमें से कौन कौन से हैं तो उसको शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल की सूची में। तो यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है, तो यह कौन सा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बात करते हैं इसके बारे में, तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। यह युवा शक्ति अभियान की मदद से कोरोना से मुक्त होने का उत्थान करता है, यानी कि इस युवा शक्ति अभियान से कोरोना से मुक्त होने का उत्थान के बारे में यानी कि कहा गया है। और छोटे समूह में कॉलेज में छात्रों को कोविड अनुकूल व्यवहार यानी छोटे समूहों में छात्रों को कोविड संबंधी अनुकूल व्यवहार के बारे में जानकारी देना और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी यानी उसके बारे में विवरण देना। और बात करते हैं शुरू किए गए अभियान के तहत छोटे समूह में कॉलेजों में छात्रों को कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार टीकाकरण यानी उसके विवरण के बारे में जानकारी देना। और प्रशिक्षित छात्र आगे और अपने परिवार के आसपास क्षेत्रों को लोगों को टीकाकरण और लाभों के और कोरोना की रोकथाम के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, इस योजना के तहत बताया गया। आइए बात करते हैं कोरोना से संबंधित। अब बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना के बारे में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के में। तो बात करते हैं कोरोना के संबंधित, या जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं तो इसको याद जरूर रखना है, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य की बात करें तो राजस्थान है। और वहीं बात करते हैं कोविड-19 के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा था, तो पंजाब था, जो कि पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था कोविड-19 के दौरान। वहीं बात करते हैं कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला राज्य की बात करें तो कोरोना से सबसे पहले जो मुक्त हुआ था गोवा राज्य को मुक्ति मिला था इससे। और बात करते हैं भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला केरल में मिला था, यानी कि केरल में इसका मामला मिला था सबसे पहले। और वही बात करते हैं वह कौन सा क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं मिला था, तो कोई भी मामला नहीं मिला था तो लक्षद्वीप में। और यह बात करते हैं लक्षद्वीप है केंद्रशासित में सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य लक्षद्वीप है। और वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। और अभी मध्य प्रदेश के बारे में और भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। और वहीं बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और इसकी स्थापना की बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। वहीं लोकसभा सीट की बात करें तो 29 जो है 29 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीट की बात करें तो 230
विधानसभा सीटें हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूके और कौन से देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। हाल ही में यूके और कौन से देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया सहमत हुए हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब वहीं बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौते दोनों देशों को बदलते राजनीतिक वातावरण में एक साथ लाकर निर्यातकों के लिए अधिक ऑस्ट्रेलियाई रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। और वहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन ऑस्ट्रेलिया और यूके मुक्त व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। यानी कि इस व्यापार जो समझौते हुए हैं इसमें कि अधिक से अधिक रोजगार के प्रदान पैदा करेंगे और व्यापार के अवसर भी प्रदान करेंगे। वहीं बात करते हैं यूके की राजधानी की, तो लंदन है। और यूके की बात करते हैं तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और वहीं बात करते हैं यूके के प्रधानमंत्री की, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में। और बात करते हैं तो 2021 की बात करते हो तो यह बोरिस जॉनसन ही यानी कि 2021 के गणतंत्र दिवस का होस्ट यानी कि होस्ट मेंबर मतलब होस्ट करने के लिए इसे बुलाया गया था, जो कि ये कोरोना के कारण नहीं आ पाए थे गणतंत्र दिवस समारोह पर, इसी को इनवाइट किया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के यानी कि किसको आमंत्रित किया गया था जो कि कोरोना के कारण नहीं आया था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था। और वहीं बात करते हैं यूके की मुद्रा की, तो पाउंड स्टर्लिंग यह मुद्रा है। और बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा में से एक मतलब महंगी मुद्रा कही मानी जाती है। वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, तो कैनबरा इसका राजधानी है। और वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, और पाँचवें नंबर की बात करें तो अंटार्कटिका, और छठे नंबर की बात करें तो यूरोप, और सातवें नंबर की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यह ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है विश्व में। और वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की, तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, और बात करते हैं वेल्स, इंग्लैंड, यानी कि ये चारों द्वीप मिलाकर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके कहलाता है। और ये जो बात करते हैं अकेले जो इंग्लैंड जो कहलाता है, यहाँ से देख सकते हैं आप ये जो मैप है ये इंग्लैंड कहलाते हैं। यानी कि इंग्लैंड की राजधानी की बात करें तो लंदन है। और वहीं बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम ये चार द्वीप मिलाकर यानी कि स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, और बात करते हैं वहीं पे वेल्स और इंग्लैंड मिलाकर ये यूके कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो न तो ये बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की मैप है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया, और ये जो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाले जो बीच में जल संधि है, तो इसे बॉस जल संधि के नाम से जाना जाता है। और यह बात करते हैं बॉस जल संधि जो दुनिया के सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ये बॉस जल संधि स्थित है, और इसी को बॉस जल संधि कहते हैं। और ये बॉस जल संधि है दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। अब बात करते हैं और भी जल संधि के बारे में। अब बात करते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो जल संधि स्थित है उसे डोवर जल संधि के नाम से जाना जाता है। और इस आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, और यहाँ पे देखते हैं उत्तरी सागर है, और इसी के बीच में जो स्थित है ये डोवर जल संधि है। जो अब बात करते हैं स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जल संधि स्थित है उसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जल संधि स्थित है उसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। और बात करते हैं भूमध्य सागर से यानी भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर में आने के लिए जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में आ सकते हैं। और यह जल संधि के संबंधित जो जितने भी प्रश्न हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से माने तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं और विश्व के बारे में जानते हैं। तो महाद्वीप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है उसमें महाद्वीप के बारे में। तो बात करते हैं एशिया, जो ये सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है विश्व का। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और वहीं बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका की, तो यह तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है। और चौथे नंबर की बात करें तो यह दुनिया का चौथे सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका है। वहीं बात करते हैं यूरोप की,
तो अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका जो है 5वें नंबर का महाद्वीप है। और यूरोप की बात करते हैं, छठे सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। और वहीं बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यह 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब बात करते हैं हाल ही में कौन से राज्य सरकार द्वारा स्थापित करेगी वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित करने जा रही है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की, तो बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा यह स्थापित करने जा रही है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, ये क्यों स्थापित किए जा रहे हैं, इसका क्या मायने है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी संस्कृत शास्त्रों और वेदों को ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की गठन करेगी। अगले 4 से 5 महीने में बोर्ड के गठन की संभावना यानी कि बताई जा रही है, यानी कि अगले से 4 से 5 महीने के अंदर। तो बात करते हैं और इसके बारे में राजस्थान के बारे में विस्तार से। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते तो इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। वहीं बात करते हैं राज्य की स्थापना की, तो राजस्थान की स्थापना की बात करें तो 30 मार्च 1949 में, यानी कि 1949 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या, तो 25 लोकसभा सीट हैं। और बात करते हैं राज्यसभा सीटों की, तो 10 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटों की बात करते हैं 200 विधानसभा सीटें हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है, तो बात करते हैं हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में पाया गया है। आइए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। एंग्लो अमेरिकन के डी पियर्स और सरकार के संयुक्त उद्यम के अनुसार बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे खोजी गई है। यानी बात करते हैं तो अफ्रीका की, तो अफ्रीका की बात करते हैं तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क मकर और भूमध्य रेखा, यानी कि तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। और बात करते हैं भारत में हीरा का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। वहीं बात करते हैं विश्व में हीरा का उत्पादन तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। और वहीं बात करते हैं फेसबुक के अनुसार इसको माना गया है कि हीरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस को माना गया है फेसबुक के अनुसार। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका में सबसे बड़ा नदी नील नदी अफ्रीका से ही निकलती है और यानी कि अफ्रीका में ही स्थित है। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका के और भी, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है जो विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका के और भी, तो अफ्रीका के बारे में बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी जो स्थित है वो नील नदी को, यानी कि मिस्र जो देश है वह नील नदी का उपहार यानी वरदान कहा जाता है। और वहीं बात कर लेते हैं और भी अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है अफ्रीका में ही स्थित है। और बात करते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, तो कांगो नदी अफ्रीका की है। और वहीं बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप, तो मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक आदमी होशियारी जहार रहा था, लोहे को काटता है और हीरे हीरे को काटता है। तभी पीछे से आकर एक कुत्ता उसे काट लिया और भाग गया। चलिए तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, यानी कि किया जाएगा, तो बात करते हैं अब गुजरात में विकसित किया जाएगा। तो वहीं बात करते हैं गुजरात में जो विकसित किया जा रहा है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। अब बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो गुजरात में विकसित किया जा रहा है, तो इसको संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बात करते हैं और गुजरात के बारे में, यानी कि गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और वहीं बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री की अभी वर्तमान में विजय रूपाणी है। और अभी की राज्यपाल की बात करते हैं वर्तमान में, तो गुजरात की आचार्य देवव्रत अभी वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। और वहीं बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश
जो है विक्रमनाथ था। वहीं बात करते हैं इसकी स्थापना की 1 मई 1907 में इसका स्थापना किया गया था। लोकसभा सीटों की बात करें तो गुजरात में यानी कि 26 है, और वहीं राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 है, और वहीं बात करते हैं विधानसभा सीटों की तो संख्या की 182 विधानसभा सीटें हैं। और गुजरात की बात करते हैं तो यह इसका सीमा जो पाकिस्तान से भी लगता है और अरब सागर में स्थित है, और सीमा साझा करने वाले राज्य की बात करती है महाराष्ट्र से सटा हुआ है। और यहाँ बात तो यह अरब सागर में की ओर यानी कि अरब सागर के बगल में ही स्थित है। और वहीं बात करते हैं गुजरात के बारे में और भी तो और गुजरात की बात करते हैं गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली उत्पादन में करने वाला देश का प्रमुख राज्य है। और वहीं बात करते हैं गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये गुजरात में ही स्थित है साधु बेट द्वीप पर। और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा LNG टर्मिनल दहेज और हजीरा में स्थित है, यानी कि LNG टर्मिनल जो विश्व का सबसे बड़ा है वो तो दहेज और हजीरा में स्थित है। और वहीं और अगर भी गुजरात के बारे में और भी बात करें तो गुजरात में 2009 से ही यानी कि 2009 से ही सौर नीति बनाने वाला प्रथम राज्य था। सौर नीति के बारे में बनाने वाला प्रथम राज्य गुजरात था। और वहीं बात करते हैं गुजरात में कुल 40 बंदरगाह हैं। अभी वर्तमान में गुजरात में कुल 40 बंदरगाह हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की। LICCSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो बात करते हैं यह किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो IDBI बैंक के सहयोग से यह प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है। ये समझते हैं इसको क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं LIC कार्ड सर्विसेज ने रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च किया है, यानी कि कॉन्टैक्टलेस जो प्रीपेड कार्ड है शगुन को लॉन्च किया है। और वहीं बात करते हैं इस कार्ड का उद्देश्य है उपहार देने कैशलेस तरीके को बढ़ावा देने, यानी कि उपहार देना और कैशलेस तरीके को बढ़ावा देने के इरादे से यह गिफ्ट कार्ड बाजार का विस्तार करना और अंत उपयोग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करना, यानी कि इसका जो है इसके रुपए कार्ड कैशलेस को बढ़ावा देना और गिफ्ट कार्ड को के विस्तार में यानी कि गिफ्ट कार्ड को बाजार में विस्तार के लिए लॉन्च किया, इसी के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। और वहीं बात करते हैं कि भविष्य में ई गिफ्ट कार्ड के बाजार में प्रवेश करना, यानी कि ई गिफ्ट कार्ड के लिए भविष्य के लिए अगले आने वाले भविष्य के लिए ई गिफ्ट कार्ड के में प्रवेश करना है। और वही बात करते हैं रुपे नेटवर्क पर शगुन गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI ने LICCSL और IDBI बैंक के साथ भागीदारी की है, यानी कि NPCI ने LICCSL और बात करते हैं और IDBI के साथ भागीदारी की है। और वहीं बात करते हैं अब बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की बात करें तो भारतीय सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अब बात करते हैं LIC की स्थापना की, तो 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना किया गया था, यानी कि 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना किया गया था। और वहीं बात करते हैं कि LIC की मुख्यालय की तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य है। और वहीं बात करते हैं LIC का चेयरमैन की, तो LIC की चेयरमैन की बात करते हैं MR कुमार LIC के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगी, यानी किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। तो यह बात करते हैं तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह कारनामा करने जा रहा है। और वहीं बात करते हैं इसरो की, तो इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी है। और वहीं बात करते हैं नासा की, तो नासा यानी कि नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और वहीं जापान की बात करें तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी जितना स्टार लगा सकते हैं आप, तो उसके ये बहुत ही मायने रखते हैं ये क्वेश्चन के लिए। तो बात करते हैं अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है, इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉनिक यानी कि रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और वही बात करते हैं उपग्रह जारी मैकीनैन
यानी कि उपग्रह जारी मैकिनन के दिमाग की उपज है, यानी कि जब पूछ ले क्वेश्चन तो किसकी दिमाग की उपज है, तो जारी मैकिनन की दिमाग की है उपज है लकड़ी के उपग्रह के बारे में। और वही बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय तो फ्रांस पेरिस में है। और वही बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना भी 30 मई 1975 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना हुआ था। वहीं बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सीईओ के बारे में तो जहांस डीट्रिच बोर्नर इसके वर्तमान में अभी सीईओ है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आप देख सकते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने जा रही है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है लकड़ी का उपग्रह। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने आशीष चंदोरकर को भारत के किस मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि भारत में किस मिशन के निदेशक के रूप में आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया है। तो बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चंदोरकर को, जो निजी व्यक्ति है, और बात करते हैं इसके बारे में। निजी व्यक्ति यानी कि आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है, यानी कि 3 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया। और वहीं बात करते हैं मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया। और यह क्वेश्चन बन सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया है, इसका क्या नाम है। तो आप बता सकते हैं आशीष चंदोरकर इसका नाम है। और वहीं बात करते हैं कि चंदोरकर बंगलोर स्थित पॉलिसी थिंक टैंक यानी समाहित फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। यानी कि बात करते हैं यह आशीष चंदोरकर जो है बंगलोर स्थित थिंक टैंक समाहित फाउंडेशन ऑफिस पॉलिसी एंड रिसर्च के भी फाउंडेशन है, और फाउंडेशन यानी कि निर्देशक है। और बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन में अभी वर्तमान में 164 सदस्य देश है, जो बहुपक्षीय निकाय है और जो वैश्विक व्यापार से संबंधित, यानी कि ये जो डब्ल्यूटीओ है तो ये जो है वैश्विक व्यापार से, यानी कि कोई भी देश से जो व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश के उसका एक संगठन है ये। और बात करते हैं भारत इसका मेंबर, डब्ल्यूटीओ का मेंबर की बात करें तो 1995 से इसका मेंबर है। और वहीं बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक की तो नागोजी ओंकोजा है। और यह नागोजी ओंकोजा जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसको याद रखिएगा, जो बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत ही खबरों में रहा है। ये बात करते हैं जिसके बारे में तो कई आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको 1 नंबर दिलाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो बात करते हैं नागोजी ओंकोजा जो है यह दुनिया के पहले, यानी कि इस व्यापार संगठन की जो है बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का पहले महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वहीं बात करते हैं इसकी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की तो 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना किया गया था। और चलिए बात करते हैं वहीं डब्ल्यूटीओ की। तो ये डब्ल्यूटीओ का लोगो आप देख सकते हैं, ये डब्ल्यूटीओ का लोगो है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है। और चलिए बात करते हैं अब फटाफट से पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। और चलिए इसको रिवीजन करके तब स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किन किन देशों में विस्तार हुआ है। तो बात करते हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, यानी तीनों देशों में विस्तार हुआ है। बात करते हैं हाल ही में किस बैंक ने कॉरपोरेट के लिए आईसीआई स्टेक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही किया गया है। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य द्वारा एआई मिशन ने रेव अप लॉन्च किया है। तो बात करते हैं तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा एआई मिशन में रेव अप को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के लिए किस प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत की है। तो ये बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑक्सीजन यानी प्रोजेक्ट O2 की लॉन्च किया है। अब बात करते हैं विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। 17 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नया अपना अध्यक्ष नामित किया है। तो बात करते हैं सत्या नडेला को नामित किया है। अब बात करते हैं हाल ही में पीएम मोदी ने पेरिस में विवाटेक के कौन से संस्करण को वर्चुअल संबोधित किया है। तो ये बात करते हैं 5वें संस्करण को वर्चुअल संबोधित किया है। अब बात करते हैं हाल ही में किस आईआईटी ने 2020 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो आईआईटी बम्बई के द्वारा इसे जो विश्व सम्मेलन की मेजबानी किया गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन के
कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। तो बात करते हैं डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं हाल ही में किसको बीमा ब्रेकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी मिल गई है। तो बात करते हैं पॉलिसी बाजार को मंजूरी मिल गई है। अब आइए बात करते हैं स्टैटिक जीके की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ये बात करते हैं न्यूयॉर्क में स्थित है। और बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की, तो सरदार पटेल है। और इस सरदार पटेल से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही था। अब सरदार पटेल आ गए हैं। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक की बात करते हैं कीमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है, कीमोनो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ी मूर्ति की बात करते हैं ब्राज़ील में स्थित है। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है और ये अक्सर ही पूछे ही जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और बात करते हैं जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था। तो पहला भारतीय उत्पाद की बात करते हैं दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। वहीं बात करते हैं इसे कब मिला था, 2004 में मिला था। और बात करते हैं जीआई टैग की जो जीआई टैग का जो शुरुआत हुआ था 1999 में हुआ था। और बात करते हैं जीआई टैग की, तो जीआई टैग की अवधि होती है, समय अवधि की बात करते हैं 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र रहता है। आरबीआई के लोगों में बात करते हैं तो बंगाल टाइगर और ताड़ के पेड़ का चित्र रहता है। और आरबीआई की बात करें तो 25वें गवर्नर जनरल अभी शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया था। और यह आरबीआई की स्थापना जो है 1926 में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी की बात करते हैं तो कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। अब बात करते हैं केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो बात करते हैं भारत की खोज यानी कि भारत के पहली बार खोज की बात करें तो वास्को डी गामा ने किया था। और यही पहली बार भारत में व्यापार करने के लिए भारत आया था। बात करते हैं यार वास्को डी गामा की, तो यह पुर्तगाल देश से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। और यह 2017 में लोकसभा की प्रथम महासचिव बनी थी, महिला महासचिव बनी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और वहीं बात करते हैं इसको सबसे पहले किसे दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यह 1969 ईस्वी में देविका रानी को पहली बार दिया गया था। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसकी चर्चा कर लेते हैं। और ये जो है आने वाले एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं पुस्तक एग्जाम वॉरियर पुस्तक की, तो यह नरेंद्र मोदी की यह पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। और वहीं बात करते हैं गेम चेंजर पुस्तक की, तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान खिलाड़ी की यह पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं चेंजिंग इंडिया की पुस्तक, तो मनमोहन सिंह की पुस्तक है। वहीं बात करते हैं 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक, जो BBS लक्ष्मण की यह पुस्तक है। और वहीं बात करते हैं द थर्ड पिलर पुस्तक की, तो रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है, यानी कि रघुराम राजन की यह पुस्तक है द थर्ड पिलर। यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि रेलवे में बहुत ही बार यह क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब और भी चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए तो दोस्तों अब बात करते हैं अब अंतिम क्वेश्चन, यानी कि बात करेंगे MSME में अधिक रोजगार पैदा करने वाले राज्य और उसके उत्पाद से संबंधित तथ्य का मैप पर विवरण करें। यानी कि जो भी राज्य है जो MSME के थ्रू जो अधिक से अधिक रोजगार दिए गए हैं जो राज्य और किन किन उत्पाद से अधिक रोजगार प्रदान किया गया है, आइए इसको मैप के साथ समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं MSME के द्वारा जो भी राज्य है अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने वाले जो राज्य है किस किस क्षेत्र में पैदा किए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पंजाब की बात करते हैं सबसे पहले, तो पंजाब की बात करते हैं अनाजों पर आधारित यानी कि अनाजों फसलों पर आधारित MSME और है पंजाब और हरियाणा। तो इसके अंतर्गत यह अधिक से अधिक रोजगार पैदा यानी कि सृजन किया है। और बात करते हैं वहीं उत्तर प्रदेश की, तो यह चीनी आम और फल के में अधिक रोजगार पैदा करने वाले राज्य हुए हैं। और वहीं बात करते हैं गुजरात की, तो कपास आधारित MSME में अधिक रोजगार पैदा करने का
अधिक से अधिक रोजगार पैदा किए हैं गुजरात के द्वारा। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र के द्वारा सब्जी फलों और सूती वस्त्रों में अधिक से अधिक एमएसएमई के अंतर्गत यह अधिक रोजगार सृजित किए हैं। और वहीं बात करते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के द्वारा तो मछली उद्योग, तंबाकू, फल आधारित एमएसएमई के अंतर्गत यह रोजगार सृजित किए हैं। वहीं बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के द्वारा जो है मखाना, लीची, हथकरघा पर आधारित एमएसएमई पर रोजगार सृजित किए हैं। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हो गया तो चीनी, आम, फल आदि में उत्तर प्रदेश ने अधिक रोजगार सृजित किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।